एक खून करो या 10, सजा तो उतनी ही मिलनी है। ये वाक्य आपने बहुत बार सुना होगा, पर क्या हो कि कोई इस बात को फॉलो करते करते एक हत्या को छुपाने के लिए 9 हत्याएं कर दे। हाय, मैं हूं आर्यन और आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे ही केस के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें कातिल ने अपना एक गुनाह छुपाने के लिए 9 हत्याएं कर दी। तो आइए केस पर चलते हैं। साल था 2020। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था। इसी बीच 14 मार्च 2020 को लॉकडाउन अनाउंस कर दिया जाता है, जिसकी वजह से गांव से आए मजदूर जहां थे वहीं फंसकर रह जाते हैं। हर कोई कुछ भी करके अपने घर पहुंचना चाहता था, लेकिन सारी सुविधाएं ठप होने के साथ साथ स्टेट के बॉर्डर्स भी सील थे। इसी बीच कई लोग पैदल ही अपने घर को निकल जाते हैं और जो हिम्मत नहीं जुटा पाते वो भगवान भरोसे अपनी किस्मत छोड़कर जहां थे वहीं रुकने का फैसला करते हैं। तेलंगाना के वारंगल के गुरेगुंटा गांव में साईं दत्ता ट्रेडर्स के नाम से एक जूट की बोरी बनाने वाली फैक्ट्री थी। यूपी, बिहार और बंगाल के कई मजदूर यहां पर काम किया करते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से यहां की स्थिति भी वैसी ही थी। बहुत से मजदूर अपने घर के लिए निकल तो गए थे, लेकिन कुछ मजदूर अभी तक यहाँ फंसे हुए थे। इस फैक्ट्री का काम तो बंद हो गया था, लेकिन कुछ स्टॉक अभी भी था जो ऑर्डर आने पर बनाया जाता और जिसकी वजह से यहाँ के मजदूरों को 2 वक्त का खाना मिल पा रहा था। लॉकडाउन खुलने की उम्मीद में मई का महीना आ गया था, लेकिन लॉकडाउन नहीं खुलता। इसी बीच फैक्ट्री में कुछ जूट की बोरियों का ऑर्डर आता है। फैक्ट्री मालिक जे भास्कर अपनी एक गाड़ी फैक्ट्री भेजते हैं और ड्राइवर को कहते हैं कि कुछ मजदूर अभी भी वहां पर हैं, तुम उनसे बोरियां लेकर कस्टमर के पास पहुंचा दो। ड्राइवर फैक्ट्री पहुंचकर फैक्ट्री का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। जब बहुत देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद दरवाजा नहीं खुलता, तब ड्राइवर पीछे वाले दरवाजे से फैक्ट्री के अंदर जाता है, लेकिन उसे वहां कोई नहीं मिलता। जिसके बाद ड्राइवर फैक्ट्री मालिक जे भास्कर के पास जाकर बताता है कि फैक्ट्री खाली पड़ी है और फैक्ट्री में कोई नहीं है। अब जे भास्कर सोच में पड़ जाते हैं कि सारे मजदूर गए तो गए कहां, क्योंकि उनके हिसाब से फैक्ट्री में अभी भी 10 से 11 मजदूर होने चाहिए थे। जिसके बाद फैक्ट्री मालिक जे भास्कर अपने पार्टनर संतोष और वहां के कुछ लोगों के साथ फैक्ट्री पहुंचते हैं और मजदूरों को ढूंढना शुरू करते हैं। बहुत देर तक मजदूरों को ढूंढने के बाद भी उनका कुछ पता नहीं चलता। इसी बीच मजदूरों को खोजते हुए एक आदमी वहां पास के ही कुएं पर जाता है, पर जैसे ही उसकी नजर कुएं के अंदर पड़ती है, उसकी चीख निकल जाती है। चीख इतनी तेज थी कि जिसे सुनकर आसपास के लोग कुएं के पास जमा हो जाते हैं और जब कुएं के अंदर देखते हैं तो उन्हें 4 बोरियां दिखाई देती हैं। पूरे गांव में अफरा तफरी मच जाती है। पुलिस को कॉल किया जाता है, जिसके बाद पुलिस आकर उन बोरियों को निकालती है। इसके बाद जब बोरियां खोली जाती हैं तो पता चलता है कि बोरियों में लाश है। जिसके बाद फैक्ट्री मालिक जे भास्कर पहचान करते हैं कि सारी लाशें उनकी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की हैं। मरने वालों की पहचान मकसूद आलम की पत्नी निशा, उसकी बेटी बुशरा और 3 साल का बेटा बबलू के रूप में होती है। 5 लोग अभी भी लापता थे। फिर किसी के कहने पर कुएं की छानबीन दोबारा की जाती है। अब जिसका शक था वही होता है। कुएं में से एक एक करके 5 लाशें और निकाली जाती हैं, जिसे देखकर आसपास के लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि कुएं में से अभी तक 9 लाशें निकल चुकी थी, जिनकी पहचान 20 साल के शहबाज आलम, 18 साल के सोहेल, 20 साल के शकील और 22 साल के श्रीराम और श्याम के तौर पर होती है। पूरे गांव में ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी। हर किसी के जहन में सिर्फ एक ही सवाल था कि इतनी बेरहमी से एक साथ 9 लोगों की हत्या को अंजाम देने वाला कौन है। बहुत हाथ पैर मारने के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता, लेकिन इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को पता चलता है कि 20 मई 2020 को मकसूद आलम के बेटे का जन्मदिन फैक्ट्री में ही मनाया गया था। और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उससे पता चलता है कि सभी मजदूरों की मौत 20 मई की रात 10 बजे से 21 मई की सुबह 6 बजे के बीच में हुई है। ये सब चल ही रहा था कि खबर आती है कि वारंगल पुलिस के पास एक आदमी 2 लावारिस फोन लेकर आया है, जो उसको सोनालिका ट्रैक्टर के गोदाम के पास पड़े मिले थे। जिसके बाद केस में एक नया मोड़ आता है। पुलिस को पता चलता है कि जो 9 लोग मरे हैं, ये मोबाइल उन्हीं में से निशा और श्रीराम का है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी खंगालना शुरू करती है, जिसमें उन्हें दिखता है कि 20 मई शाम 6:30 बजे एक आदमी साइकिल चलाकर ट्रैक्टर गोदाम की तरफ से आ रहा है और 21 मई की सुबह 6:30 बजे यही आदमी घटनास्थल की तरफ से जाता दिखाई दे रहा है। पुलिस अब कुछ भी करके इस आदमी को पकड़ना चाहती थी।
कड़ी मशक्कत के बाद 25 मई 2020 को यह आदमी, जिसका नाम संजय कुमार यादव था, पुलिस के हत्थे लग जाता है। संजय, जो कि बिहार का रहने वाला था और तकरीबन 6 साल पहले यहाँ पर मजदूरी करने आया था, वारंगल पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। उसके बाद शुरू होता है पूछताछ का सिलसिला। पहले तो संजय कुछ बताने को तैयार नहीं होता, लेकिन वो पुलिस के सामने ज्यादा देर तक चुप नहीं रह पाता। संजय बताता है कि 9 लोगों की हत्याएं उसी ने की हैं। अब हर किसी का एक ही सवाल था कि 9 हत्याएं करने के पीछे संजय का मकसद क्या था। संजय 2014 में काम करने के लिए तेलंगाना आता है। संजय के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उस टाइम संजय के पास खाने के भी पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से मकसूद उसे उसी बोरी फैक्ट्री में लगवा देता है जहां पर वो अपने परिवार के साथ काम किया करता था। फैक्ट्री में काम करते करते कुछ ही दिनों में संजय मकसूद की फैमिली से अच्छी तरह घुल मिल जाता है। उसी फैक्ट्री में मकसूद की पत्नी की रिश्तेदार रफीका और उसके 3 बच्चे भी रहा करते थे। रफीका का तलाक हो चुका था, जिसकी वजह से वो अपने 3 बच्चों के साथ इसी फैक्ट्री में रहकर काम किया करती थी। यहीं पर काम करते करते रफीका और संजय को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। ये दोनों बिल्कुल पति पत्नी की तरह रहने लगे थे। टाइम बीतने के साथ इस रिश्ते में कड़वाहट आने लगी, जिसकी वजह थी रफीका की 16 साल की बेटी निशा। रफीका को लगने लगा था कि कहीं ना कहीं संजय उसकी बेटी पर बुरी नजर रखने लगा है, और जब रफीका इस बारे में संजय से बात करती है तो वो इसे सिरे से नकार देता है और कहता है कि तुम्हारी बेटी मेरे लिए भी बेटी जैसी ही है। लेकिन रफीका पूरी तरह से संजय की इस बात पे विश्वास नहीं कर पाती, और कुछ ही दिनों बाद रफीका संजय पर शादी करने का प्रेशर बनाने लगती है। पहले तो संजय रफीका की इस बात को टालता रहता है, लेकिन रफीका के बार बार कहने पर संजय इस शादी के लिए मान जाता है। शादी से पहले रफीका का मन था कि संजय एक बार उसकी फैमिली से मिल ले, जिसके लिए वो संजय को अपने घर बंगाल चलने को कहती है, और संजय मान भी जाता है। संजय रफीका के साथ उसके घर बंगाल चलने को मान तो गया था, लेकिन उसके माइंड में कुछ और ही चल रहा था। पुलिस को अपने दिए स्टेटमेंट में संजय ने बताया कि वो रफीका से नहीं बल्कि रफीका की 16 साल की बेटी निशा से प्यार करता था, और उसने रफीका से ये रिश्ता सिर्फ उसकी बेटी तक पहुंचने के लिए बनाया था। इधर बंगाल जाते वक्त ट्रेन में संजय रफीका को कुछ पीने को देता है, जिसमें बेहोशी की दवा पहले से मिली थी, जिसे पीने के बाद रफीका कुछ ही देर में बेहोश हो जाती है। और फिर मौका देखकर रात के अंधेरे में संजय उसी के दुपट्टे से गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है, जिसके बाद वो रफीका की लाश को चलती ट्रेन से फेंक देता है। जब पुलिस को रफीका की लाश मिलती है तो उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो पाती। इधर संजय के फैक्ट्री वापस आने पर जब रफीका के बच्चे उससे पूछते हैं कि उनकी माँ कहाँ है, तो संजय उनको बताता है कि वो बंगाल में ही अपने घर पे रुक गई है। टाइम बीतता गया, लेकिन रफीका वापस नहीं आई, जिसके बाद मकसूद की पत्नी रफीका को कॉल करती है, लेकिन उसका नंबर नहीं मिलता। अब मकसूद और उसकी बीवी संजय पर दबाव बनाने लगते हैं, जिसकी वजह से संजय वहां से भाग जाता है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो ज्यादा दूर नहीं जा पाता, और इधर उधर भटकने के बाद कुछ ही दिनों में फैक्ट्री वापस लौट आता है। इस बार मकसूद संजय से कहता है कि अगर उसने रफीका के बारे में नहीं बताया तो वो पुलिस में जाकर उसके खिलाफ कंप्लेन कर देगा, जिस बात से संजय बुरी तरह डर जाता है। बहुत सोचने के बाद संजय मकसूद और उसकी बीवी को रास्ते से हटाने का प्लान बनाता है। इसी बीच संजय को पता चलता है कि 20 मई को मकसूद अपने बेटे का जन्मदिन फैक्ट्री में ही मनाने वाला है, जिसके बाद संजय मार्केट से जाकर बहुत सारी नींद की दवाइयां ले आता है। 20 मई को जब फैक्ट्री में सारे लोग मकसूद के बेटे के जन्मदिन में लगे थे, तो संजय सबसे नजर बचा के चुपचाप खाने में सारी नींद की दवाइयां मिला देता है। इस बात से अनजान कि खाने में कुछ मिला हुआ है, सभी लोग पेट भर के खाना खाते हैं और संजय टाइम बीतने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी ही देर में फैक्ट्री के सारे लोग जिन्होंने खाना खाया था एक एक करके बेहोश होने लगते हैं और कुछ ही देर बाद दम तोड़ देते हैं। अब संजय सभी लाशों को अलग अलग बोरियों में भर के कुएं में फेंक आता है। पुलिस के सामने संजय एक और चौंकाने वाला खुलासा करता है। वो बताता है कि कुएं में फेंकने से पहले सभी मजदूरों की सांसें चल रही थी। पुलिस जब आगे की जांच पड़ताल करती है तो उन्हें पता चलता है कि संजय ने न सिर्फ रफीका की बेटी का रेप किया है, बल्कि उसका अश्लील वीडियो बनाकर अपने मोबाइल में भी रखा हुआ है, जिसके चलते संजय पर पॉस्को एक्ट के तहत संगीन धाराएं लगती हैं और 10 लोगों की हत्या करने का मुकदमा दर्ज होता है। लंबे समय तक मुकदमा चलने के बाद साल 2003 में एक निचली अदालत ने संजय को धारा 302, 354 और 380 सी के तहत दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई। फिलहाल संजय जेल में है। संजय को उसके किए हुए अपराधों के लिए सजा जरूर मिलेगी, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ऐसा क्या छूट रहा है जिसकी वजह से लोग इतना क्रूर होने से पहले एक बार भी नहीं सोचते।
आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आम आदमी इन अपराधियों की मानसिकता समझकर जागरूक हो सके।